गुड मॉर्निंग। ये क्लास 11th के लेक्चर रिकॉर्ड किया जा रहा है, ठीक है। क्लास 11th में इससे पहले वाले दिन में मैंने सर्कुलर मोशन जस्ट स्टार्ट किया है। सर्कुलर मोशन में क्या होता है, जब भी पार्टिकल सर्कल में घूमता है, ठीक है, जब भी पार्टिकल सर्कल में घूमता है, अब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि पूरा पूरा सर्कल हो, आधा अधूरा सर्कल भी हो सकता है। तो जब भी पार्टिकल एक सर्कल में घूमता है तो उसके मोशन को सर्कुलर मोशन कहते हैं। फिर मैंने कुछ आपको नए तरह के वेरिएबल्स, एंगुलर वेरिएबल्स कुछ बताए थे। एंगुलर वेरिएबल्स, एंगुलर पोजीशन बताया, मतलब पार्टिकल को लोकेट करेंगे इन टर्म्स ऑफ उसका एंगुलर पोजीशन। फिर अगर पार्टिकल का एंगुलर पोजीशन चेंज होता है, मतलब पार्टिकल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को एंगल्स में मेजर करते हैं और उन एंगल्स को अपन क्या करेंगे, रेडियंस में फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। फिर मैंने और क्या बताया था, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जिस रेट से पार्टिकल का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है उसको एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं, ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फिर जिस रेट से पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी चेंज होता है उसको अपन ने बताया था अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन। इतना कुछ मैंने बता दिया था। अब ये अल्फा, थीटा, ओमेगा, ये सब एक्सियल वेक्टर्स है। एक्सियल वेक्टर्स है मतलब इनका होने का सेंस कुछ अलग प्लेन में होता है और डायरेक्शन प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। जैसे अगर मैं बोलूं कि एक पार्टिकल ऐसे सर्कल में ऐसे से घूम रहा है, अगर एक पार्टिकल में ऐसे सर्कल में ऐसे घूम रहा है तो इसका जो वेलोसिटी होगा या इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा या इसका जो अल्फा होगा वो डिपेंड करता है, वो प्लेन के परपेंडिकुलर या प्लेन के नीचे होगा, मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही होगा। तो इस तरह के वेक्टर्स को हम बोलते थे एक्सियल वेक्टर्स, जिनका होने का प्लेन कुछ अलग होता है, डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है। अच्छा, फिर मैंने आपको क्या किया था, इन सब में रिलेशन बता दिया था कि इंस्टैंटेनियस अल्फा कैसे फाइंड करेंगे, इंस्टैंटेनियस ओमेगा कैसे फाइंड करेंगे। जैसे अल्फा इंस्टैंटेनियस अगर अपने को फाइंड करना है, डेफिनेशन वाइज ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। अब मैंने आपको बताया था कि अगर आपको ओमेगा डिफाइन करना है तो ओमेगा को आप क्या लिखोगे, डी थीटा अपॉन डी टी, इस तरह से लिखोगे, मतलब वो इंस्टैंटेनियस वैल्यू है। और अगर आपको एवरेज फाइंड आउट करना है तो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी लिख लेंगे, बिल्कुल वैसा ही है जैसा काइनेमेटिक्स में लिखते थे। उसी तरह अगर आपको अल्फा डिफाइन करना है तो अल्फा होता है डी ओमेगा अपॉन डी टी, या अगर आपको एवरेज अल्फा फाइंड आउट करना है तो एवरेज अल्फा हो जाएगा डेल्टा ओमेगा, ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल डिवाइडेड बाय टी, ठीक है। अच्छा, फिर हमने क्या किया था, अगर अल्फा का वैल्यू कांस्टेंट हो, अगर अल्फा का वैल्यू कांस्टेंट हो तो हमने कुछ फॉर्मूला डिराइव किया था फॉर कांस्टेंट अल्फा, फॉर कांस्टेंट अल्फा। अल्फा का वैल्यू अगर कांस्टेंट है तो ओमेगा विल बी इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी। ये मेरे पास पहला इक्वेशन है जो हम यूज करेंगे। सेकेंड इक्वेशन जो हम यूज करेंगे वो होगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू बी इक्वल्स टू यू प्लस एटी। हाँ, ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस टू इंटू अल्फा इंटू थीटा, टू ए एस, बी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस के जैसे फॉर्मेट का फॉर्मूला है। फिर और क्या यूज करेंगे, थीटा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ये सारे फॉर्मूलाज हम तब यूज कर पाएंगे जब हमारा अल्फा का वैल्यू क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अगर अल्फा कांस्टेंट नहीं है तो फिर अपने को ये बेसिक जो फॉर्मूलाज है उस पर काम करना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, अब इस फॉर्मूले को बेस्ड होके अपन क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं स्क्रीन पॉज करके पहले क्वेश्चन लिखता हूँ, फिर उसको सॉल्व करके आपको बताता हूँ। देखो, एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन कैसा लिखा हुआ है, क्वेश्चन क्या है, अ फैन is rotating with angular velocity 100 revolutions per second, ठीक है। ये अपने को क्या दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखा है। कौन सा फ्रीक्वेंसी, इनिशियल फ्रीक्वेंसी, इतने फ्रीक्वेंसी से वो घूम रहा था। मतलब एफ नॉट का वैल्यू क्वेश्चन में इन्होंने बता दिया। एफ नॉट क्या है, एफ नॉट हमारे पास है 100 रेवोल्यूशंस पर सेकेंड। अब अगर एफ नॉट पता है तो ओमेगा नॉट फाइंड आउट कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि फ्रीक्वेंसी अगर गिवन होता है तो ओमेगा कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ओमेगा नॉट हो जाएगा 2 पाई टाइम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो 2 पाई टाइम्स ऑफ 100 अगर कर दोगे तो ओमेगा नॉट का वैल्यू हो जाएगा 200 पाई रेडियंस पर सेकेंड, ठीक है। ये मेरे पास ओमेगा नॉट है। फिर देन इट इज स्विच्ड ऑफ, अगर वो बंद कर दिया गया तो फाइनली जो ओमेगा है वो जीरो आ गया क्या, देन इट इज स्विच्ड ऑफ का मतलब है अगर बंद कर दिया तो फाइनल ओमेगा कितना हो गया, जीरो हो गया। इट टेक्स 5 मिनट टू स्टॉप, और ये सब होने में समय कितना लगा, समय लगा 5 मिनट्स। मिनट्स को अपन 60 सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं तो वो 300 सेकेंड्स आ जाएगा, 300 सेकेंड्स।
तो एफ नॉट अपने को पता, ओमेगा नॉट अपने को पता, ओमेगा पता और टी पता। ठीक है, अब देखो क्या क्या पूछा गया। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस मेड बिफोर द फैन स्टॉप। मतलब कितना वो कंप्लीट चक्कर कर लिया होगा ये फाइंड आउट करना है, टोटल नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, पहला क्वेश्चन है। एंगुलर रिटार्डेशन, ये सबसे आसान लग रहा है, फाइंड द एंगुलर रिटार्डेशन। क्यों? क्योंकि फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी और टाइम भी है, तो फाइनल एंगुलर रिटार्डेशन सबसे पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। फाइंड द एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। तो क्वेश्चन का हम क्या करते हैं, स्क्रीन पॉज करके आप क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेना, सेकंड पार्ट सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। अगर मेरे को फाइंड करना है क्वेश्चन का बी पार्ट, अगर मेरे को फाइंड करना है अल्फा, तो हम क्या जानते हैं अल्फा क्या है, तो अल्फा इज ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट अपॉन टी, ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। दैट इम्प्लाइज अल्फा, अल्फा अपन कैलकुलेट करना चाहते हैं, ओमेगा का वैल्यू क्या है, 0 है। ओमेगा नॉट हमने देखा, ओमेगा नॉट हमारे पास 200 पाई का है, और टाइम कितना लगना है, तो टाइम का वैल्यू था 300 सेकेंड्स का, 300 सेकेंड्स का। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस में 2 पाई अपॉन 3। अगर रिटार्डेशन है तो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, जैसे वहां पे मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता था एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन में, यहाँ पर रेडियन पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो क्वेश्चन बी जो था बहुत ही सिंपल था, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, वैल्यूज पुट करते आंसर मिल जाता। अच्छा भाई साहब, सेकंड पार्ट देखते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस मेड बिफोर द फैन स्टॉप। मतलब सर ऐसा कुछ तो फॉर्मूला आपने बताया नहीं नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस का। ठीक है, हम क्या जानते हैं, थीटा फाइंड करने का फॉर्मूला जानते हैं क्या? बिल्कुल सर, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट इनटू टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। आप चाहो तो ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा का फॉर्मूला भी यूज करके फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि ओमेगा पता, ओमेगा नॉट पता, अल्फा पता, टी पता, सब कुछ पता है। मैं ये फॉर्मूले में वैल्यू रख के देखो, थीटा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट, इनिशियल वैल्यू कितना था, तो 200 पाई का है, तो 200 पाई इंटू टी, ओमेगा नॉट के प्लेस में 200 पाई इंटू टी। रिटार्डेशन होना है तो अल्फा का वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा हाफ में, और वो कितना आया था, 2/3 आया था शायद, 2/3 पाई आया था। अरे यार पीछे जाना पड़ेगा, 2 पाई/3। 2 पाई/3 नेगेटिव में आ गया, टी का स्क्वायर, कितना टाइम लगना था इनको, 300 सेकेंड्स का टाइम लगना था, तो 300 का स्क्वायर होगा ये, 300 का स्क्वायर। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो थीटा इक्वल्स टू 200 पाई इंटू 300, ये 200 इंटू 300 अगर करोगे तो ये हो जाएगा 60000 पाई माइनस ये, और ये गायब कर लो, तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 9/3, ऐसा कुछ आ जाएगा, 90,000 पाई डिवाइडेड बाई 3, तो ये हो जाएगा 3 का वैल्यू। तो 6,000 पाई माइनस, सॉरी 60,000 पाई माइनस 30,000 पाई, तो थीटा का वैल्यू हो गया, थीटा का वैल्यू हो जाएगा 30,000 पाई। ये मेरे पास थीटा मिल गया। बोले सर एग्जाम में, क्वेश्चन में ये थोड़ी पूछा था कितना रोटेशन हुआ, ये थोड़ी पूछा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में ये पूछा है नंबर ऑफ रोटेशंस कितने। बिल्कुल, एक कंप्लीट रोटेशन होने पर, एक कंप्लीट रोटेशन होने पर थीटा का वैल्यू 2 पाई है क्या? अगर 2 हो गए तो सर 4 पाई, अगर 3 हो गए तो सर 6 पाई। मतलब अगर थीटा फाइंड करना है तो n इंटू 2 पाई लिख सकते हैं क्या थीटा को, एक पाई में, सॉरी एक चक्कर में 2 पाई, 2 चक्कर में 4 पाई, 3 चक्कर में 6 पाई एंड सो ऑन। इसका मतलब जो भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा है उसको n इंटू 2 पाई से रिप्लेस किया जा सकता है। अपन क्या कर सकते हैं, थीटा को, ये जो थीटा है, थीटा कैन बी रिटन एज n टाइम्स ऑफ 2 पाई। अब क्वेश्चन में थीटा कितना है, क्वेश्चन में थीटा है 30,000 पाई, एन एन यहाँ पर क्या है, तो एन यहाँ पर नंबर ऑफ रोटेशंस है, नंबर ऑफ रोटेशन, एन क्या है भाई साहब, नंबर ऑफ रोटेशन है। तो एन इंटू 2 पाई, पाई से पाई कैंसिल कर लो, ये एक हो जाएगा, ये हो जाएगा 15, तो 15,000 रोटेशंस हो गए। ठीक है, 15,000 रोटेशंस हो गए, तो ये हमारे पास क्या है, 15,000 रोटेशंस इतने टाइम में हो चुके थे, तो ये अपना आंसर है 15,000 रोटेशन का। अच्छा,
अब और क्या पूछा गया अपने से, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी तो सर बहुत ही आसान है, एवरेज जब भी फाइंड आउट करना होता है तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम होता है। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, अगर ये फाइंड आउट करना है तो अपन क्या लिखेंगे, टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अच्छा एक चीज याद रखना यहाँ पर, अगर मैं घूम के यहाँ पर ऐसे आ गया तो यहाँ पर लीनियर डिस्प्लेसमेंट 0 है, लेकिन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई का हुआ क्या, तो जब आप घूम के एक चक्कर घूम के वापस आते हो तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट 0 है, क्योंकि जहां से आपने स्टार्ट किया था वहीं पर पहुंच गए, लेकिन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो अगर मैं यहाँ पर मेरे को चाहिए टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है, 30,000 पाई का आया था क्या, तो अपन क्या करते हैं, टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो है 30,000 पाई, और टोटल टाइम कितना लगा, तो 5 मिनट लगा था शायद, टाइम 5 मिनट्स का टाइम था ना, 5 मिनट्स, इसको क्या करो, इसको कन्वर्ट कर लो किसमें, सेकेंड्स में, तो ये पूरा 300 है, ये पूरा अगर 300 है तो ये 100 पाई आ रहा है क्या, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 100 पाई का एंगुलर वेलोसिटी होगा। बात समझ में आया है? आप चाहो तो फ्रीक्वेंसी के टर्म में भी आंसर बता सकते हो, अगर एंगुलर वेलोसिटी, अगर ओमेगा मेरे पास 100 पाई का है, ठीक है, एवरेज ओमेगा अगर 100 पाई का है तो एवरेज फ्रीक्वेंसी को क्या लिखेंगे, 2 पाई इंटू एवरेज फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 100 पाई। अब ये 2 पाई वाले टर्म को अगर नीचे भेज दोगे तो एवरेज फ्रीक्वेंसी जो है वो 100 पाई डिवाइडेड बाई 2 पाई आएगा, पाई पाई कैंसिल, तो 50 रेवोल्यूशंस पर सेकंड का एवरेज आ जाएगा क्या, तो 50 रेवोल्यूशंस पर सेकंड का एवरेज वैल्यू आ जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं, कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है, मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं करा रहा, आपको क्या करना पड़ेगा इस तरह से, अब ज्यादा इसलिए नहीं करा रहा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमने काइनेमेटिक्स में सॉल्व कर लिए हैं, अब आपको प्रैक्टिस करना है, आप जितने अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओगे। बात समझ में आ रहा है? अच्छा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। फिर से जो भी बोलूंगा, जो भी बताऊंगा अभी एकदम याद कर लेना है, ठीक है, एक तो समझ भी जाना है और याद भी करना है, क्योंकि अगर ये नहीं आएगा तो फिर आगे बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। क्योंकि बच्चे पढ़ लेते हैं सर्कुलर मोशन, उनको समझ में नहीं आता कि चल क्या रहा है भाई साहब, तो आपको समझना है। देखो मान लो कोई पार्टिकल है, वो ए से पॉइंट बी तक गया, पार्टिकल जो है वो ए से घूम के पॉइंट बी तक गया, ठीक है भाई साहब। अब ये जो ए से बी ये गया है ना, ये कैसे पाथ में गया है, ये सर्कुलर पाथ है, पूरा पूरा सर्कल नहीं, सर्कल का एक टुकड़ा है, ठीक है, सर्कुलर पाथ में ए से बी मूव किया। मान लो जब वो ए से बी मूव किया तो इसने जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया वो थीटा है, ठीक है। जब ये ए से बी गया तो देखो अब इसके मोशन को ना मैं दो तरह से देख सकता हूँ, जब ये पार्टिकल ए से बी गया तो मैं ये भी तो बोल सकता हूँ कि ए से बी ये इस तरह से ऐसे ऐसे मूव किया, तो ये इसका ए से बी क्या है, लीनियर डिस्टेंस है, ए बी जो है वो क्या है, इसका लीनियर आर्क लेंथ है बी, आर्क लेंथ ए बी क्या है, इसका लीनियर डिस्टेंस है। जिस पाथ में पार्टिकल एक्चुअल में मूव करता है उसका जो लेंथ होता है उसी को तो डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। और इस ए बी ने एक एंगल सबटेंड किया थीटा, ये जो थीटा है वो क्या है, उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है क्या, मतलब पार्टिकल का जो पोजीशन चेंज हुआ ए से बी तक, उसको मैं दो तरह से पढ़ सकता हूँ, एक तो मैं लीनियर डिस्टेंस के टर्म से पढ़ सकता हूँ, दूसरा मैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के टर्म से पढ़ सकता हूँ क्या, बिल्कुल सही। अच्छा अब मैंने आपको जब ट्रिग्नोमेट्री सिखाया था तो मैंने आपको एक रिलेशन बताया था, जो थीटा होता है, थीटा होता है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, थीटा का वैल्यू क्या है, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। मान लो ओ से ए का जो लेंथ है वो कैपिटल आर, तो इस डायग्राम के हिसाब से थीटा को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, आर्क लेंथ ए बी अपॉन रेडियस आर, बिल्कुल सर लिख सकते हो। तो ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना फिर, आर्क लेंथ ए बी अपॉन सॉरी आर्क लेंथ ए बी इज इक्वल टू आर टाइम्स ऑफ थीटा, हाँ सर लिख सकते हैं, बिल्कुल सही चल रहा है। मैं पूरे एक्सप्रेशन, ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ना, इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देता हूँ, डी अपॉन डी टी ऑफ ए बी, आर्क लेंथ ए बी, आर कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन से बाहर चला जाएगा, डी अपॉन डी टी ऑफ थीटा, लिख दिया सर मैंने। अभी ध्यान से देखो, ये डी थीटा अपॉन डी टी, जिस रेट से पार्टिकल का एंगुलर पोजीशन चेंज होता है वो उसका एंगुलर वेलोसिटी क्या है, ये डी थीटा अपॉन डी टी जो है वो ओमेगा है क्या, हाँ सर बिल्कुल ओमेगा है। डी अपॉन डी टी ऑफ ए बी, जिस रेट से पार्टिकल का लेंथ चेंज होता है उसको उसका स्पीड बोलते हैं क्या। इसका मतलब अगर मैं ये जो एक्सप्रेशन मेरे पास आया है, ये जो एक्सप्रेशन मेरे पास आया है, इस एक्सप्रेशन में
d अपॉन dt ऑफ आर्क AB को मैं लिख रहा हूँ v, स्पीड, कौन सा स्पीड, वो भी मैं लिख रहा हूँ टेंजेंशियल स्पीड, मैं लिख रहा हूँ स्पीड, यहाँ पर लिख रहे हैं टेंजेंशियल स्पीड। बोलोगे सर टेंजेंशियल आप क्यों बोल रहे हो सर, ये आपको कैसे पता सर टेंजेंशियल ऐसा क्यों नाम रखा, अभी लिख लो v टेंजेंशियल इक्वल्स टू r टाइम्स ऑफ ओमेगा। अब एक चीज तुम याद रख लो, ऐसे इसका डेरिवेशन भी है लेकिन डेरिवेशन मैं नहीं बताने वाला, अब याद रख लो, याद क्या है, जब भी पार्टिकल को सर्कल में ऐसे ऐसे घुमाते हो, ठीक है, मैं थोड़ा स्क्रीन शेयरिंग बंद करूं, अगर जब भी आप पार्टिकल को ऐसे ऐसे सर्कल में घुमाते हो, धागा लेना, स्टोन को बांध देना, ऐसे ऐसे घुमाना, अब जिस भी पॉइंट पर धागे को रिलीज करते हो, वो जो स्टोन है, स्टोन उसी पॉइंट पे भाग जाता है क्या, आपने जिस भी पॉइंट पर धागे को रिलीज किया, स्टोन जो होगा वो उसी पॉइंट से आगे भाग जा रहा है। इसका मतलब हमेशा वो स्टोन जो वो टैंजेंट के डायरेक्शन में जाना चाहता था, वो धागा जो था, द धागा वाज पुलिंग द स्टोन इनसाइड। जैसे अगर आप नोटिस करो ये सर्कुलर मोशन कैसे, ये जाना ऐसे चाहता है, इसको धागे ने अंदर खींच लिया तो ये मुड़ गया, फिर ये जाना ऐसे चाहता है, धागे ने अंदर खींच लिया फिर मुड़ गया, ऐसा जाना इधर चाहता है, धागे ने अंदर खींच लिया, फिर जाना उधर चाहता है, धागे ने अंदर खींच लिया, एंड सो ऑन। मतलब जब भी सर्कुलर मोशन होता है, आप नोटिस करना सर्कुलर मोशन में आप हमेशा धागे को अंदर की तरफ पुल करते हो, जब आप ऐसे ऐसे रोटेट करो तो आप धागे को हमेशा अंदर की तरफ पुल कर रहे हो। अगर आपने धागे को अंदर की तरफ पुल किया तो वो जो स्टोन है, स्टोन को धागा भी क्या कर रहा है, अंदर की तरफ पुल कर रहा है, तो स्टोन जाना ऐसे चाहता है, हमेशा टैंजेंट के डायरेक्शन में जाना चाहता है, लेकिन वो जो थ्रेड है ना, वो उसको हमेशा अंदर की तरफ पुल कर रहा है। मतलब अगर ये थ्रेड नहीं होता, जैसे ही आप रिलीज कर देते हो तो वो क्या करता है, वो टैंजेंट के डायरेक्शन में भाग जाता है। तो अगर समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो आप ये याद रख लो कि जब भी पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है तो पार्टिकल का जो वेलोसिटी होता है वो टैंजेंट की तरफ होता है, या पार्टिकल का वेलोसिटी अगर टैंजेंट की तरफ है, इसलिए मैंने उसका जो स्पीड लिखा ना वहां पर, वो कौन सा स्पीड लिखा है, टेंजेंशियल स्पीड, क्योंकि पार्टिकल अगर सर्कल में घूम रहा है तो हमेशा उसकी टेंडेंसी टैंजेंट की तरफ भागने की, ये याद करके यहाँ पे लिख लेना। अगर पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है, अगर पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है, सर्कल में घूम रहा है, घूम रहा है, तो उसकी टेंडेंसी, उसकी मतलब पार्टिकल की, उसकी टेंडेंसी हमेशा टैंजेंट के तरफ जाने की होती है, हमेशा टैंजेंट के तरफ, टैंजेंट के तरफ जाने की होती है, जाने की होती है। देखो आज का जो लेक्चर है ना वो याद हो जाना चाहिए, जैसे मैंने याद करके रखा है वैसे याद हो जाना चाहिए लेक्चर, ठीक है। तो मैंने इसको लिखा v टेंजेंशियल, v टेंजेंशियल का वैल्यू मैंने लिख दिया r ओमेगा, ठीक है। अब ये जो v टेंजेंशियल r ओमेगा वाला एक्सप्रेशन आया ना, इसको क्या करते हैं, समय के रिस्पेक्ट में एक और बार डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो अगर समय के रिस्पेक्ट में एक और बार डिफरेंशिएट कर दे तो यहाँ पर लिखेंगे d अपॉन dt ऑफ v टेंजेंशियल इक्वल्स टू r कांस्टेंट था, बाहर निकाल दो, d ओमेगा dt। अब ये d ओमेगा dt ये एंगुलर एक्सेलरेशन है क्या, और जिस रेट से टेंजेंशियल स्पीड का वैल्यू चेंज होता है उसको हम बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो ये जो एक्सप्रेशन है ना वो सॉल्व करने पर ऐसा आ जाएगा, एक्सेलरेशन टेंजेंशियल इज इक्वल टू r टाइम्स ऑफ अल्फा। जैसा लिख रहा हूं, जैसा समझा रहा हूं, एकदम समझते जाना है, याद करते जाना है। ए टेंजेंशियल का वैल्यू कितना आ जाएगा, r अल्फा, ठीक है सर, अपने को रिलेशन समझ में आया। मतलब अगर पार्टिकल ए से बी सर्कल में मूव कर रहा है तो आप उसको उसके लीनियर डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में भी समझ सकते हो, आप उसको उसके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में भी समझ सकते हो। अब सिंस दोनों जो रिलेशन, दोनों जो डिस्प्लेसमेंट्स है टाइप के, वो एक तरह के ही मोशन को रिलेट कर रहे हैं, इसलिए मतलब दोनों में भी क्या होना चाहिए, कुछ ना कुछ रिलेशन होना चाहिए, तो वही मैंने रिलेशन लिखा है। तो ये रिलेशन है, क्या रिलेशन याद रखना है कि v टेंजेंशियल जो है, टैंजेंट के डायरेक्शन में जो स्पीड है वो r ओमेगा के बराबर है, ठीक है, और टैंजेंट के डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, r अल्फा के बराबर है। आप बुक्स में देखना कभी कभी आपको ऐसा भी मिल जाएगा कि अब अगर ये वेलोसिटी है, v टेंजेंशियल क्या है, मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन भी है, मतलब वो क्या है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है ना। तो अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो आप देखना कभी भी बुक में आपको इस तरह से मिल सकता है, v टेंजेंशियल वेक्टर जो है, v टेंजेंशियल वेक्टर जो है वो होता है r वेक्टर, नहीं ओमेगा, ओमेगा r वेक्टर इनटू ओमेगा, सॉरी ओमेगा r वेक्टर, उल्टा है भाई साहब। v टेंजेंशियल वेक्टर जो है वो है ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर, और a टेंजेंशियल वेक्टर जो है, ये याद रख सकते हो, बुक में कभी कभी मिल जाता है, डायरेक्टली मिल जाता है,
ये हो जाता है अल्फा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। आप अगर इसमें ना राइट हैंड थंब रूल अगर आपको यूज करना आता है तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे इस केस में देखो, अगर पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, अगर पार्टिकल ऐसे घूम रहा है तो जो मेरे पास बी जो ओमेगा है, ओमेगा प्लेन के बाहर आएगा ना, राइट हैंड थंब रूल्स के हिसाब से प्लेन के बाहर आएगा, राइट हैंड थंब रूल करके देखना। तो ओमेगा बाहर की तरफ है और जो रेडियस वेक्टर है, जो रेडियस वेक्टर है, रेडियस वेक्टर क्या हो जाएगा, ओ से ए की तरफ हो जाएगा। तो रेडियस वेक्टर के तरफ अब ओमेगा प्लेन के बाहर, ये करके देखना आपकी कॉपी में आपको समझ में आएगा। ओमेगा वेक्टर जो है कॉपी में बना लेना ऐसे, और ओमेगा प्लेन के बाहर और ये रेडियस वेक्टर, जब आप ऐसे करोगे ना तो आपको वी टेंजेंट का डायरेक्शन मिलेगा। अभी यहाँ पे नहीं समझ में आएगा, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ वैसे करके देखना। आप क्या करना, अगर पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, अगर पार्टिकल ऐसे घूम रहा है तो मैक्सवेल स्क्रू रूल से जो ओमेगा का डायरेक्शन है, ओमेगा का डायरेक्शन क्या है, प्लेन के बाहर है, प्लेन के बाहर ऐसे बाहर आ जाएगा। तो प्लेन के बाहर ऐसे दिखा दो, ठीक है, प्लेन के बाहर दिखा दिया। और आर वेक्टर जो है, आर वेक्टर क्या है, ओ से ए वेक्टर, ये आर वेक्टर है। तो ओमेगा वेक्टर और आर वेक्टर अगर फाइंड करोगे ना, आपको वी टेंजेंशियल वेक्टर का डायरेक्शन मिल जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो ये डायरेक्शन के लिए अपन क्या करते हैं, इस तरह से यूज करते हैं। अब इसमें एक तो आपको ये रिलेशन याद रखना है लीनियर वेरिएबल और एंगुलर वेरिएबल में। फिर नेक्स्ट बात ना आपको याद रखना है टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशंस जो हम सर्कुलर मोशन में देखते हैं। इसका एचसीवी में एक प्रूफ भी है, किसी को अगर प्रूफ देखना है तो वो देख सकता है। ऐसे प्रूफ कोई पूछेगा नहीं आपसे, प्रूफ अच्छा प्रूफ है। अगर आप मेंस के लिए प्रिपरेशन करते हो तो आप देखो, एडवांस के लिए अगर सोचते हो तो देखना है। मेडिकल वालों के लिए इतना जरूरत नहीं है, वो रिलेशन याद रख लेंगे। तो अपन यहाँ पे लिख रहे हैं टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन। जो भी बोलूंगा एकदम लिख लेना, समझ लेना, रट लेना, मर जाना, लेकिन यह याद जरूर करना, ठीक है। अच्छा, एक तो अपन ने देखा अल्फा। अल्फा क्या था, एंगुलर एक्सेलरेशन। अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन। अब ये एंगुलर एक्सेलरेशन क्या करता है, एंगुलर एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ ओमेगा बताता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ ओमेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ ओमेगा। अगर एंगुलर एक्सेलरेशन प्रेजेंट है मतलब क्या चेंज होगा, ओमेगा चेंज होगा। एकदम याद करते जाना है, सुनते जाना है, समझते जाना है, याद करते जाना है। अल्फा, अल्फा जो है एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो क्या करता है, वो बताता है रेट ऑफ चेंज ऑफ ओमेगा, कि अगर पार्टिकल अगर सर्कल में घूम रहा है तो किस रेट से उसका ओमेगा चेंज हो रहा है। अब अगर अगर उसका ओमेगा कांस्टेंट है, फॉर ओमेगा कांस्टेंट, फॉर ओमेगा कांस्टेंट, अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो डी ओमेगा अपॉन डी टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, अल्फा का वैल्यू 0 हो जाएगा। मतलब अगर अल्फा 0 है मतलब पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी नहीं चेंज हो रहा। सर समझ में आया, ठीक है। फिर हमने पढ़ा ए टेंजेंशियल, ए टेंजेंशियल हमने देखा, सॉरी, ये है डी वी टेंजेंशियल अपॉन डी टी, या तो इस तरह से लिख सकते हो, या इसको अपन क्या लिखेंगे, आर इंटू अल्फा। बिल्कुल सर, दो डेफिनेशन आपने बताया। अब ये ए टेंजेंशियल क्या कर रहा है, अगर ध्यान से देखोगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड है। ए टेंजेंशियल जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड है, रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर स्पीड। किस रेट से वो घूमते हुए पार्टिकल का स्पीड चेंज हो रहा है, किस रेट से इस घूमते हुए पार्टिकल का स्पीड चेंज हो रहा है, वो क्या हो जाएगा, वो हमारा ए टेंजेंशियल होगा। मतलब अगर आप इतना समझो कि अगर ए टेंजेंशियल है, अगर ए टेंजेंशियल होता, मान लो ए टेंजेंशियल है फर्स्ट, इसका मतलब यहाँ पर जो स्पीड है, मान लो यहाँ पर स्पीड था 10 मीटर पर सेकेंड, लीनियर स्पीड के बारे में बात कर रहे हैं, ओमेगा के बारे में नहीं। ओमेगा कौन चेंज करेगा, ओमेगा को चेंज करेगा अल्फा। अगर ओमेगा में चेंज लाना है तो ओमेगा में चेंज कौन करेगा, अल्फा। अगर मैं बात करूं कि मेरे को स्पीड चेंज करना है, तो स्पीड यहाँ पर 10 मीटर पर सेकंड था, मान लो यहाँ पर 20 मीटर पर सेकंड होगी। तो ए से बी आते वक्त स्पीड बढ़ाना, अगर ए से बी आते वक्त स्पीड बढ़ा, इसका मतलब क्या है, ए टेंजेंशियल प्रेजेंट था। तो ए टेंजेंशियल का काम क्या है, ए टेंजेंशियल जो है घूमते हुए पार्टिकल का स्पीड चेंज करता है, घूमते हुए पार्टिकल का, घूमते हुए पार्टिकल का स्पीड चेंज करता है, स्पीड चेंज करता है। याद रख लेना भाई साहब, ए टेंजेंशियल क्या कर रहा है, तो घूमते हुए पार्टिकल का स्पीड चेंज कर रहा है। अब देखो रिलेशन के हिसाब से ए टेंजेंशियल जो है, ए टेंजेंशियल जो है वो तो आर अल्फा है। अगर ओमेगा कांस्टेंट है, मान लिया जाए अगर ओमेगा कांस्टेंट तो अल्फा 0, अगर ओमेगा कांस्टेंट तो अल्फा 0, तो ए टेंजेंशियल भी 0 हुआ क्या, हाँ सर।
और अगर ए टेंजेंशियल 0 है तो वी टेंजेंशियल कांस्टेंट होगा क्या? एकदम रिलेशन, एकदम देखते जाओ और सुनते जाओ। मैंने अपन ने क्या बोला कि अगर ओमेगा का वैल्यू कांस्टेंट है, अगर ओमेगा का वैल्यू कांस्टेंट तो अल्फा 0। अगर इस वाले एक्सप्रेशन में अल्फा 0 पुट कर दोगे तो ए टेंजेंशियल 0। ए टेंजेंशियल 0 मतलब वी टेंजेंशियल कांस्टेंट। और हमने ये भी तो पढ़ा था कि वी टेंजेंशियल जो है वो आर ओमेगा होता है। अब अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो वी टेंजेंशियल भी तो कांस्टेंट होना चाहिए था। सर मेरे को नहीं समझ में आया। मैं आपको रिलेशंस बोल रहा हूँ, ये रिलेशंस आपको याद करना है क्योंकि बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है इसमें। टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होता है, समझ में नहीं आता सर क्या क्या है, कौन एक्सेलरेशन क्या कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अपन ने पहले बात किया अल्फा। अल्फा क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ ओमेगा, किस रेट से घूमते हुए पार्टिकल का ओमेगा चेंज होगा, ये हम फाइंड करेंगे उसके ओमेगा से। अगर पार्टिकल का ओमेगा चेंज हो रहा है मतलब पार्टिकल के पास एंगुलर एक्सेलरेशन है। अगर पार्टिकल का ओमेगा चेंज नहीं हो रहा, ये सब जो भी इंपॉर्टेंट है, जो भी तुमको नहीं समझ में आ रहा तुम सुनते जाना, लिखते जाना, खुद से नोट्स बनाना। खुद से नोट्स बनाओगे, पढ़ोगे, सबसे शानदार होता है वो। अगर पार्टिकल का ओमेगा चेंज हो रहा है मतलब पार्टिकल के पास एंगुलर एक्सेलरेशन है अल्फा। अगर पार्टिकल के पास कोई एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं है, इसका मतलब उसका ओमेगा का वैल्यू क्या है? कांस्टेंट। ठीक है। ए टेंजेंशियल क्या करता है? ए टेंजेंशियल घूमते हुए पार्टिकल का स्पीड चेंज कर रहा है, सिर्फ स्पीड बोल रहे हैं। ए टेंजेंशियल जो है वो घूमते हुए पार्टिकल का स्पीड, स्पीड मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड। जैसे यहां पर ए टेंजेंशियल अगर था तो देखो यहां पर स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है, यहां पर 20 मीटर पर सेकंड होगी। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, ए टेंजेंशियल पार्टिकल का स्पीड चेंज कर सकता है, मतलब कम भी कर सकता है, ज्यादा भी कर सकता है। अगर रिटार्डेशन होगा तो घूमते हुए पार्टिकल का स्पीड कम होता जाएगा, अगर एक्सेलरेशन होगा तो घूमते हुए पार्टिकल का स्पीड बढ़ता जाएगा। फिर जो रिलेशन है कि ए टेंजेंशियल आर अल्फा है। अगर मैंने बोला कि ओमेगा कांस्टेंट है, ध्यान से सुनना, अगर मैंने बोला कि ओमेगा कांस्टेंट है इसका मतलब अल्फा क्या हो गया? 0 हो गया, डी ओमेगा अपॉन डी टी। अगर अल्फा 0 हुआ, अगर अल्फा 0 हुआ मतलब ए टेंजेंशियल भी 0 हो जाएगा क्योंकि रेडियस 0 है नहीं। ए टेंजेंशियल 0 होने का मतलब, ए टेंजेंशियल 0 होने का मतलब डी अपॉन डी टी ऑफ वी टेंजेंशियल 0 हो गया। इसका मतलब वी टेंजेंशियल कांस्टेंट है क्या? वी टेंजेंशियल कांस्टेंट आप यहां से भी देख सकते हो, या आपने तो ये भी पढ़ा ना कि वी टेंजेंशियल आर ओमेगा है। अगर ओमेगा कांस्टेंट है, रेडियस कांस्टेंट है, तो वी टेंजेंशियल भी तो कांस्टेंट ही होगा ना। बात समझ में आ रहा है? तो दो तरह का एक्सेलरेशन और दोनों तरह के एक्सेलरेशन का मैंने आपको काम बता दिया। तीसरा एक्सेलरेशन, अब सर्कुलर मोशन जो है ना, अगर मैं एक 9th क्लास के बच्चे को सिखाऊंगा कि सर्कुलर मोशन क्या है तो मैं बोलूंगा कि पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है, इस तरह के मोशन को मैं बोलूंगा सर्कुलर मोशन। ठीक है। आपके लिए सर्कुलर मोशन क्या है आप ऐसा समझना, ये एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है, समझने के लिए बता रहा हूं। a motion in which the direction of motion is continuously direction of motion is continuously changing। अपन ने क्या बोला? सर्कुलर मोशन क्या है? अ मोशन इन विच द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग। ऐसा मोशन जिसमें घूमते हुए जिसमें पार्टिकल का डायरेक्शन बार बार चेंज हो, बार बार। अब ये कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं, लेकिन समझने के लिए आप ऐसा याद कर सकते हो कि ऐसा मोशन जिसमें पार्टिकल का डायरेक्शन बार बार चेंज होता है, इस तरह के मोशन को सर्कुलर मोशन बोलते हैं। अब कैसे पता चला सर डायरेक्शन चेंज हो रहा है? देखो, डायरेक्शन मतलब टैंजेंट। यहां पर अभी ऐसा है, यहां पर अगर आप टैंजेंट बनाते तो ऐसा होता, यहाँ पर ऐसा होता, यहाँ पर ऐसा होता एंड सो ऑन। तो देखो यहाँ पर ऐसे जाने का सेंस था, ऐसे जाने का सेंस था, ऐसे जाने का सेंस है, मतलब बार बार अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है। ठीक है। अब जो वेलोसिटी है, ठीक है, वेलोसिटी में दो फैक्टर्स होते हैं, एक तो उसका मैग्नीट्यूड और एक उसका डायरेक्शन। बात समझ में आ रहा है? जब भी वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं तो वेलोसिटी में दो फैक्टर्स है, एक तो उसका मैग्नीट्यूड भी है और उसका डायरेक्शन भी है। अच्छा, अपन ने बताया कि ये जो वेलोसिटी था, ये वेलोसिटी का क्या हो रहा है? मैग्नीट्यूड भी चेंज हो सकता है, जैसे यहाँ पर 10 मीटर पर सेकंड है, यहाँ पर 20 मीटर पर सेकंड हो गया। मैग्नीट्यूड भी चेंज हो सकता है और डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है ना। देखो यहाँ पर इसका सेंस ऐसा था जाने का, यहाँ पर इसका सेंस इस तरह का हो गया। तो मैग्नीट्यूड भी चेंज हो सकता है, डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है। अच्छा, कभी कभी सिर्फ ऐसा होगा कि क्या हो रहा है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रहा है। जैसे मान लो मैं बोलूं कि पार्टिकल जो है यहाँ पर भी 10 पार्टिकल ऐसे यूनिफॉर्म स्पीड से घूम रहा है, 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर, हर जगह उसका स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है। लेकिन अगर हर जगह उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हुआ, मान लो मैं बोल रहा था कि पार्टिकल का जो स्पीड है वो 10 मीटर पर सेकंड, मान लो ऐसा कांस्टेंट है,
तो हर जगह स्पीड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट, डायरेक्शन कांस्टेंट है क्या? नहीं सर, डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है ना। इसका मतलब जब भी पार्टिकल सर्कल में घूमेगा, जब भी पार्टिकल सर्कल में घूमेगा, तो या तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो सकते हैं, या सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो सकता है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो जाए, ऐसा कुछ हो सकता है ना। अच्छा, अब मैग्नीट्यूड को चेंज कौन कर रहा है? मैग्नीट्यूड को चेंज करता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है तो मैग्नीट्यूड चेंज होगा, अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है तो मैग्नीट्यूड चेंज होगा। डायरेक्शन को, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन डायरेक्शन चेंज कर रहा है क्या? नहीं, डायरेक्शन चेंज करेगा एक अलग तरह का एक्सेलरेशन, जो कौन सा होता है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, या इसको बोलते हैं सेंटर सीकिंग एक्सेलरेशन। सेंटर सीकिंग एक्सेलरेशन, आप इसको बोलो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, आप इसको क्या बोलोगे? सेंटर सीकिंग एक्सेलरेशन, सेंटर के तरफ का एक्सेलरेशन। ठीक है सर। अब ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जैसे अगर तुम याद करो कुछ एग्जांपल्स अगर देखें, मान लो मैं बताया था, मैंने आपको बताया कि मान लो ये हमारा सन है और अर्थ जो है इस पर ऐसे से चक्कर लगा रहा है। अब सन जो है बहुत बड़ा सा मास है, इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है क्या? मतलब अर्थ जो है वो कंटिन्यूअसली एक अंदर के डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। अर्थ यहाँ पर रहे, यहाँ पर रहे, कहीं पर भी अर्थ रहे, अर्थ हमेशा सेंटर के डायरेक्शन में एक फोर्स एक्सपीरियंस करे, जो ग्रेविटेशन फोर्स बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है? उस फोर्स के कारण, उस फोर्स के कारण अर्थ के पास सेंटर के तरफ एक डायरेक्शन, सेंटर के तरफ एक एक्सेलरेशन है ना। अब ये जो सेंटर के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है ना, उसी को हम बोल रहे हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और एक एग्जांपल देख लो, और एक एग्जांपल क्या है? हमने एटम का बेसिक स्ट्रक्चर जानते हैं, ये न्यूक्लियस होता है अपना, पॉजिटिवली चार्ज, और इलेक्ट्रॉन्स इसके अबाउट ऐसे ऐसे चक्कर लगाते हैं। अब ये जो न्यूक्लियस है वो भी तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है ना, यहाँ पर होगा तब भी ये सेंटर की तरफ खींच रहा है, यहाँ पर है तब भी सेंटर की तरफ खींच रहा है। मतलब कंटिन्यूअसली एक फोर्स चाहिए, अगर कंटिन्यूअसली एक एक्सेलरेशन चाहिए सेंटर की तरफ, अगर सेंटर के डायरेक्शन में ये एक्सेलरेशन नहीं होगा तो डायरेक्शन चेंज नहीं होगा क्या? क्योंकि तुम अगर वो स्टोन और थ्रेड वाला एग्जांपल देखोगे, तुम जैसे ही थ्रेड को रिलीज कर देते हो, स्टोन टैंजेंट के डायरेक्शन में भाग जाता है। वो स्टोन सर्कल में तभी तक घूम रहा है जब आप बार बार थ्रेड को अंदर की तरफ पुल कर रहे हो। आप जब ऐसे ऐसे अपने हाथ को घुमा रहे थे, अपने आप बार बार जब थ्रेड को अंदर की तरफ पुल कर रहे थे, जैसे वो थ्रेड वाला एग्जांपल अगर देखोगे, तो थ्रेड वाले एग्जांपल में क्या हो रहा है? थ्रेड वाला एग्जांपल ऐसा था, ये स्टोन है, अब टेंशन हमेशा क्या होता है? अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट लगता है, तो थ्रेड है तो थ्रेड में टेंशन होगा। ये टेंशन स्टोन को बार बार ऐसे अंदर की तरफ पुल कर रहा है क्या? ऐसे बार बार ऐसे अंदर की डायरेक्शन में पुल कर रहा है। स्टोन जाना ऐसे चाहता था, स्टोन का वेलोसिटी इस तरफ है, जाना ऐसे चाहता था, टेंशन बोल रहा है कहाँ जा रहा है भाई, मुड़ जा, तो ऐसे मुड़ गया। फिर ये इधर जाना चाहता है, फिर से टैंजेंट डायरेक्शन में, फिर से टेंशन ने मोड़ दिया, फिर ऐसे जाना चाहता है, फिर से टेंशन ने मोड़ दिया। तो सर्कुलर मोशन तभी पॉसिबल हो पाया है, देखो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट, इसका स्पीड कांस्टेंट रहे, वेरिएबल रहे, सर्कुलर मोशन हो जाएगा। जैसे 10 से 20 हुआ तभी सर्कुलर मोशन हो पाएगा, 10 से 10 रहे तब भी सर्कुलर मोशन हो जाएगा। लेकिन अगर हर इंस्टेंट पे डायरेक्शन चेंज नहीं होगा तो सर्कुलर मोशन नहीं हो पाएगा, ये बात याद रखना है। अगर हर इंस्टेंट पर डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ तो सर्कुलर मोशन काहे का भाई? सर्कुलर मोशन तो मोशन ही ऐसा है जिसमें हर स्टेज में डायरेक्शन चेंज होना है। तो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है, ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, ये क्या कर रहा है? तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है, चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल, चेंजिंग द डायरेक्शन of the particle at every instant of time, at every instant of time, हर इंस्टेंट में जो डायरेक्शन चेंज हो रहा था वो डायरेक्शन कौन चेंज कर रहा है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो तीन तरह का बेसिकली एक्सेलरेशन, ठीक है, अब एक नेट एक्सेलरेशन भी आएगा, वो रिजल्टेंट है एक्चुअल में। बेसिकली तीन तरह का एक्सेलरेशन है सर्कुलर मोशन में जो आपको पढ़ना है। सबसे पहला आप क्या पढ़ोगे? सबसे पहला आपने पढ़ा एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या कर रहा है? तो याद रखना, एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो एंगुलर वेलोसिटी को चेंज करेगा। अगर एंगुलर एक्सेलरेशन प्रेजेंट है तो एंगुलर वेलोसिटी चेंज होगा, अगर एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं प्रेजेंट तो एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा। बात समझ में आ रहा है? बिल्कुल से। सेकंड बात जो है अपने को याद रखना है, सेकंड है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या करता है? घूमते हुए पार्टिकल का स्पीड चेंज करता है। अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 है मतलब पार्टिकल 10 मीटर पर सेकंड, एक एग्जांपल, 10 मीटर पर सेकंड के कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है एंड सो ऑन। लेकिन अगर पार्टिकल के पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्रेजेंट है तो कभी 10, कभी 20, कभी 30, कब रिटार्डेशन हुआ तो 10, 5, 2, 0 इस तरह का होगा। बात समझ में आया?
फिर सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन क्या करता है सर? तो अगर सर्कल में किसी भी पार्टिकल को अगर सर्कल में घूमना है तो उसके डायरेक्शन को बार बार चेंज करना है। अब उसके डायरेक्शन को बार बार चेंज कौन कर रहा है? तो उसके डायरेक्शन को बार बार चेंज करता है सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन होता है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन अगर ना हो तो सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अगर नहीं भी हो तभी सर्कुलर मोशन हो सकता है, लेकिन अगर सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन ना हो तो डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, डायरेक्शन चेंज नहीं होगा तो सर्कुलर मोशन नहीं हो पाएगा। तो इन एक्चुअल में 3 तरह का एक्सेलरेशन है जो अपने को याद रखना है। अब ये जो लीनियर एक्सेलरेशन, देखो अल्फा तो एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया, वो जो अल्फा है वो कौन सा एक्सेलरेशन है? एंगुलर एक्सेलरेशन। अल्फा क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन। 2 तरह के लीनियर एक्सेलरेशन अपने को देखने को मिले, ठीक है? 2 टाइप्स ऑफ लीनियर एक्सेलरेशन, 2 टाइप्स ऑफ लीनियर एक्सेलरेशन। 2 तरह का लीनियर एक्सेलरेशन अपने को देखने को मिला। एक लीनियर एक्सेलरेशन था जिसको अपन ने बोला टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। एक लीनियर एक्सेलरेशन अपने को ऐसा मिला जिसको हमने क्या बोला? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और एक लीनियर एक्सेलरेशन अपने को ऐसा मिल रहा है जिसको अपन क्या बोल रहे हैं? सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। और दोनों के मैंने आपको काम बताए। दोनों के काम क्या है? एक सर्कल में घुमाएगा, एक स्पीड बढ़ाएगा। मान लो पार्टिकल जो है सर्कल में ऐसे घूम रहा है, तो किसी भी इंस्टेंट पर अगर आप इसका एक एक्सेलरेशन वेक्टर का डायग्राम बनाओगे ना, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किधर है भाई साहब? तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है वो अलोंग द टैंजेंट है, इस तरह से अलोंग द टैंजेंट। ए टेंजेंशियल मैंने इस तरह से बना दिया। सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन हमेशा क्या है? सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन हमेशा सेंटर सीकिंग है, सेंटर की तरफ बना दिया। अब इस पॉइंट पर अगर नेट एक्सेलरेशन आपको फाइंड करना है तो आप दोनों का रिजल्टेंट ढूंढोगे क्या? तो दोनों का जो रिजल्टेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? नेट एक्सेलरेशन हो जाएगा, ए नेट। बात समझ में आया क्या? हाँ या ना? एक और पॉइंट पर देख लेते हैं। यहाँ पर देखो, मान लो यहाँ पर अपने को देखनी है कहानी। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमेशा टैंजेंट की तरफ, जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो हमेशा टैंजेंट की तरफ, और सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन हमेशा सेंटर सीकिंग। ए टेंजेंशियल, ए सेंट्रिपिटल। फिर से अगर नेट एक्सेलरेशन देखना है तो ये वेक्टर डायग्राम कंप्लीट करो इस तरह से, ये मेरा नेट एक्सेलरेशन है। बात समझ में आ रहा है क्या? हाँ या ना? अब क्वेश्चन पूछते हैं कि ए टेंजेंशियल का डायरेक्शन हमेशा चेंज हो रहा है क्या? हाँ सर, चेंज हो रहा है, बिल्कुल चेंज हो रहा है। हर इंस्टेंट पे ए टेंजेंशियल चेंज हो रहा है। ए सेंट्रिपिटल का डायरेक्शन, ए सेंट्रिपिटल का डायरेक्शन भी हमेशा चेंज हो रहा है। देखो अभी यहाँ पर था, अभी यहाँ पर हो गया, किसी अगले इंस्टेंट पे यहाँ पे हो जाएगा, एंड सो ऑन। और ए नेट, अगर ए टेंजेंशियल का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ए सेंट्रिपिटल का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो ए नेट भी तो चेंज होगा। बात समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, तो सर ए सेंट्रिपिटल का काम क्या है, डायरेक्शन कैसे है, ये तो समझ में आ गया। वैल्यू, ए सेंट्रिपिटल का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? तो इसका डेरिवेशन है, लेकिन डेरिवेशन अपने काम का नहीं। डेरिवेशन काम का होता तो मैं बता देता। सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड अगर आपको कैलकुलेट करना है तो 2 फॉर्मूला है, v टेंजेंशियल का स्क्वायर अपॉन r, v टेंजेंशियल का स्क्वायर अपॉन r, या r इंटू ओमेगा स्क्वायर। v टेंजेंशियल का स्क्वायर अपॉन r या r ओमेगा स्क्वायर, दोनों में से आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ठीक है? v टेंजेंशियल का स्क्वायर अपॉन r या r इंटू ओमेगा स्क्वायर, दोनों में से आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर लो, आपको सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन का क्या मिलेगा? वैल्यू मिल जाएगा। बात समझ में आया है क्या? हाँ या ना? अच्छा, अब मैंने सारे टर्म्स जो हम यूज करने वाले ना वो मैंने आपको बता दिया। सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन क्या है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या है, स्पीड क्या है, ओमेगा क्या है, लीनियर एक्सेलरेशन क्या है, सब कुछ मैंने समझा दिया। जैसा मैंने बोला है हूबहू लेक्चर तुम याद करके रख लेना। बहुत बार फिजिक्स में ऐसा आएगा जहां पे आपको लेक्चर्स याद करके रखने की जरूरत पड़ेगी। देखो कॉपी में जो भी लिखते हो, नोट्स आप जो भी नहीं, अगर आप नोट्स नहीं बनाते हो आप खुद का नुकसान कर रहे हो। नोट्स बनाओ, खुद से बनाओ, बहुत जरूरी है। अगर मेरे नोट्स देने से फायदा हो जाता ना, तो इंटरनेट में भर भर के नोट्स भरे पड़े हैं, तुम कोई भी बुक उठा के देख लो, नोट्स ही नोट्स है वो, ठीक है? तो नोट्स देने से कोई काम नहीं हो जाएगा, काम बनेगा जो तुम खुद से नोट्स बना रहे हो उससे। तो नोट्स खुद से बनाओ, खुद से जब नोट्स बनाओगे तो पढ़ना आसान रहेगा, समझना आसान रहेगा, जो तुमको समझ में आया वो तुमने लिखा है। क्लियर है क्या? बिल्कुल सही। अच्छा, अब अपन बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन। देखो मैं एक बार पूरा थ्योरी समझा देता हूँ, फिर अपन क्वेश्चंस जम के सॉल्व करेंगे इसमें। डिफरेंट टाइप ऑफ सर्कुलर मोशन, ऑफिस भी जाना है आज, 12 जेई बैच 3। डिफरेंट टाइप ऑफ सर्कुलर मोशन, नाक कान मुंह जो भी है सब खुले रखने हैं, और जहां से अंदर घुसा है घुसा देना है। डिफरेंट टाइप ऑफ सर्कुलर मोशन।
इंफॉर्मेशन जो बताने वाला हूं, कुछ और नहीं। दो तरह का सर्कुलर मोशन होता है, एक होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब दोनों में डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जब स्कूल का यूनिफॉर्म पहन के सर्कुलर मोशन करते हैं तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जब बिना कुछ पहने सर्कुलर मोशन कर रहे हैं तो नॉन यूनिफॉर्म। ऐसा बेतुका कोई डेफिनेशन नहीं है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब होता है सर्कुलर मोशन विद कांस्टेंट स्पीड। अब जब भी मैं स्पीड बोलूं मतलब टेंजेंशियल स्पीड है, ठीक है। सर्कुलर मोशन विथ कांस्टेंट स्पीड, सर्कुलर मोशन विथ कांस्टेंट स्पीड। पहले यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में बात कर लेते हैं, फिर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देखते हैं। अगर पार्टिकल का सर्कुलर मोशन ऐसा हो रहा है जिसमें पार्टिकल का स्पीड कभी नहीं चेंज हो रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, कहीं पे भी फाइंड किया स्पीड तो 10 मीटर पर सेकेंड आया। इस तरह का सर्कुलर मोशन जिसमें पार्टिकल का स्पीड चेंज नहीं होता, इस तरह के सर्कुलर मोशन को बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। हर इंस्टेंट पे पार्टिकल का स्पीड क्या था, कांस्टेंट था, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब अगर स्पीड कांस्टेंट है, इफ स्पीड कांस्टेंट, इफ स्पीड कांस्टेंट, इसका मतलब ओमेगा भी कांस्टेंट क्या, कैसे बोल दिया सर आपने? अरे ओमेगा क्या है भाई साहब, ओमेगा आर ओमेगा ना। अब रेडियस तो बदल नहीं रहा, सॉरी, अगर वो सर्कल में घूम रहा है रेडियस तो बदल नहीं रहा, तो अगर स्पीड कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, तो ओमेगा भी तो कांस्टेंट होगा। तो अगर मेरे से कोई पूछे कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि उसका स्पीड कांस्टेंट है और उसका ओमेगा भी कांस्टेंट है। स्पीड कांस्टेंट और ओमेगा भी कांस्टेंट है। मान लो किसी ने मेरे से पूछा कि वी टेंजेंशियल वेक्टर अगर ये कांस्टेंट है, वी टेंजेंशियल वेक्टर कांस्टेंट है, होता है क्या? अगर आप देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वी टेंजेंशियल वेक्टर कांस्टेंट है क्या? नहीं। जब ये वेक्टर हो गया ना तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो गया। यहां पर इसका मैग्नीट्यूड 10 है, 10 है, 10 है, लेकिन हर इंस्टेंट पे डायरेक्शन क्या है? हर इंस्टेंट पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो v टेंजेंशियल वेक्टर इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये गलत स्टेटमेंट है। अगर कभी ऐसा लिखा मिल रहा है तो समझ लेना ये गलत स्टेटमेंट है, ये ऐसा नहीं बोल सकते। अच्छा, ओमेगा वेक्टर इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये सही है गलत है? ओमेगा वेक्टर देखो, ओमेगा का डायरेक्शन अगर राइट हैंड थंब रूल से देखोगे हमेशा प्लेन से बाहर आ रहा है, प्लेन से बाहर आ रहा है मतलब ओमेगा का डायरेक्शन भी कांस्टेंट और मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है, तो ये स्टेटमेंट हो सकता है। तो अगर कोई मेरे को बोले कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कैसे पहचानेंगे, तो या तो बोल दो कि स्पीड कांस्टेंट है, या तो बोल दिया कि स्पीड कांस्टेंट है, या क्या बोल देंगे, ओमेगा कांस्टेंट है। अच्छा, स्पीड वेलोसिटी वेक्टर कांस्टेंट है क्या? नहीं, वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन बार बार चेंज हो रहा है। ओमेगा वेक्टर कांस्टेंट है क्या? हाँ सर, ओमेगा वेक्टर तो कांस्टेंट है क्योंकि मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं हुआ, डायरेक्शन भी चेंज नहीं हुआ। फिर और क्या देख सकते हैं इसमें, अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, अगर मैंने बोला कि v टेंजेंशियल कांस्टेंट है, इसका मतलब ए टेंजेंशियल क्या था? ए टेंजेंशियल था dv अपॉन dt। अगर v टेंजेंशियल कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है क्या? बिल्कुल सर। v टेंजेंशियल कांस्टेंट था और ओमेगा भी तो कांस्टेंट था। अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो अल्फा जो डी ओमेगा अपॉन डी टी है वो भी क्या हो जाएगा? वो भी तो जीरो हो जाएगा। मतलब अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो उसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो है और उसका एंगुलर एक्सेलरेशन भी जीरो है क्या? क्यों सर, रिलेशन चलता है ना भाई, ऐसा 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 एक रिलेशन चलता है ना कि ए टेंजेंशियल जो है, ए टेंजेंशियल जो है वो है आर इंटू अल्फा। अब अगर अल्फा जीरो है, रेडियस तो जीरो हो नहीं सकता, अगर अल्फा जीरो है तो ए टेंजेंस को जीरो होना पड़ेगा ना, तो ये जीरो होगा। क्लियर सर, समझ में आ रहा है? ठीक है, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है सर, चलो तभी समझ में आएगा जब बेसिक सारे टर्म्स क्लियर होंगे, तभी ये समझ में आने वाला। तो ए टेंजेंशियल जीरो मतलब अल्फा भी जीरो, ठीक है, चलो इस तरह से भी अपन बोल सकते हैं। और क्या होगा सर? अच्छा, ए सेंट्रीपिटल क्या होगा? ए सेंट्रीपिटल जीरो होगा क्या? भूल के भी नहीं। यूनिफॉर्म हो नॉन यूनिफॉर्म हो, किसी भी तरह का सर्कुलर मोशन हो, ए सेंट्रीपिटल कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। ए सेंट्रीपिटल जीरो हो गया मतलब डायरेक्शन चेंज करने वाला कोई एक्सेलरेशन ही नहीं। अगर डायरेक्शन चेंज करने वाला कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो सर्कुलर मोशन होगा ही नहीं। तो ए सेंट्रीपिटल, ए सेंट्रीपिटल जो है, ए सेंट्रीपिटल अपन ने क्या लिखते हैं, या तो ये लिखते हैं आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, या वी स्क्वायर अपॉन आर। तो ए सेंट्रीपिटल का जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट हो जाएगा क्या? अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट, डायरेक्शन कांस्टेंट है क्या? अगर ऐसा कोई बोल दे ए सेंट्रीपिटल वेक्टर इक्वल्स टू कांस्टेंट,
तो ये गलत स्टेटमेंट हो जाए। क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है भाई साहब, डायरेक्शन कांस्टेंट है क्या? नहीं, डायरेक्शन हर इंस्टेंट पे चेंज हो रहा है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हर इंस्टेंट पे चेंज हो रहा है, लेकिन मैग्नीट्यूड जो था वो कांस्टेंट था। क्लियर है? अच्छा, और क्या बोल सकते हैं? अगर नेट एक्सेलरेशन कोई फाइंड करने को बोले, तो अभी हमने देखा था वो जो नेट एक्सेलरेशन होता है, जो नेट एक्सेलरेशन है ए नेट, नेट एक्सेलरेशन है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का वेक्टर सम। अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है, तो वो जीरो हो जाएगा। तो नेट एक्सेलरेशन जो है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बराबर हो गया क्या? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वाइज। तो अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो जिस डायरेक्शन पर नेट एक्सेलरेशन होगा और जिस डायरेक्शन पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, दोनों का डायरेक्शन या दोनों का मैग्नीट्यूड वाइज सब सेम होगा क्या? बात समझ में आ रहा है? हाँ या ना? अच्छा, एक और कभी कभी पूछ लेते हैं काइनेटिक एनर्जी के बारे में। पार्टिकल अगर, अच्छा काइनेटिक एनर्जी अभी नहीं जानते होंगे, लेकिन इतना जान लो काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ इंटू मास इंटू स्पीड का स्क्वायर। ठीक है, वेलोसिटी का स्क्वायर नहीं होता, हाफ इंटू मास इंटू स्पीड का स्क्वायर। अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, हाफ कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, स्पीड भी कांस्टेंट होता, मतलब काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा क्या अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो? हाँ सर, बिल्कुल। तो ये पूरी सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की कहानी है। पूरा डेट टू डेट, बाय टू बाय, स्टेप टू स्टेप आपको याद होना चाहिए, जैसे मैंने बताया है। ठीक है, अच्छा, फिर नेक्स्ट टाइप का सर्कुलर मोशन देख लेते हैं। नेक्स्ट टाइप का सर्कुलर मोशन कौन सा है? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मान लो पार्टिकल सर्कल में ऐसे घूम रहा है, नॉन यूनिफॉर्म, मतलब अभी स्पीड 10, बाद में 20, बाद में 30, बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, बाद में 40, फिर 60 एंड सो ऑन, ऐसे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में v टेंजेंशियल नॉट इक्वल टू कांस्टेंट। अगर v टेंजेंशियल कांस्टेंट नहीं है तो ओमेगा नॉट इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, अगर v टेंजेंशियल कांस्टेंट नहीं है तो ओमेगा नॉट इक्वल्स टू कांस्टेंट। अगर v टेंजेंशियल कांस्टेंट नहीं है तो a टेंजेंशियल क्या था? a टेंजेंशियल था dvt अपॉन dt। a टेंजेंशियल इस बार क्या लिखेंगे? दैट इंप्लाइज a टेंजेंशियल नॉट इक्वल टू जीरो, कुछ वैल्यू होगा, कुछ वैल्यू होगा, वो कांस्टेंट होगा, वेरिएबल होगा, जो भी होगा, लेकिन कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। उसी तरह ओमेगा नॉट कांस्टेंट, अगर ओमेगा नॉट कांस्टेंट तो अल्फा क्या है? अल्फा है डी ओमेगा अपॉन डी टी। अब ओमेगा नॉट कांस्टेंट, इसका मतलब अल्फा का वैल्यू नॉट जीरो, अल्फा का वैल्यू नॉट जीरो, मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। और देखो ये जो रिलेशन है ए टेंजेंशियल इक्वल्स टू आर अल्फा, वो जस्टिफाइड हो रहा है। अगर ये वेरिएबल है तो इसको भी वेरिएबल होना चाहिए। ठीक है, तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, बिल्कुल सर। अच्छा भाई साहब, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में अगर बात करें तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को हम क्या लिखते हैं? इसका मैग्नीट्यूड है v स्क्वायर अपॉन r। अच्छा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड चेंज होता था क्या? नहीं, डायरेक्शन चेंज होता था, मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं होता था। इस केस में अगर देखोगे, if v tangential not constant, if v tangential not constant, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो भी तो नॉट कांस्टेंट होगा, वो भी तो नॉट कांस्टेंट होगा। अगर v टेंजेंशियल का वैल्यू कांस्टेंट नहीं है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो वैल्यू होगा वो भी क्या होने वाला है? नॉट कांस्टेंट होने वाला है। तो ये अपन क्या करेंगे, याद रखेंगे। अच्छा, डायरेक्शन भी नहीं। अच्छा, अब नेट एक्सेलरेशन क्या होगा? तो नेट एक्सेलरेशन अगर आपको फाइंड करना है तो नेट एक्सेलरेशन के लिए आप ए टेंजेंशियल प्लस ए सेंट्रीपिटल का वेक्टर सम। तो इस बार मान लो अगर कभी ऐसा कोई डायग्राम, इसका एक्सेलरेशन डायग्राम देखोगे तो ए टेंजेंशियल इस तरफ, ए सेंट्रीपिटल इस तरफ, तो इनका जो रिजल्टेंट बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा। ये अपना ए नेट हो गया। बात समझ में आ रहा है? तो ये डिफरेंस है। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी भी इस बार भी क्या होगा? इस बार भी काइनेटिक एनर्जी नॉट कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि स्पीड जो है वो क्या हो रहा है? स्पीड बार बार चेंज होता जा रहा है। तो ये दो तरह का सर्कुलर मोशन है और दोनों के बीच का डिफरेंस मैंने आपको समझाने की कोशिश की। डिफरेंस, अब देखो आज का लेक्चर जो है मैंने बहुत कुछ नई नई बातें बताई। एक तो रिलेशन बताया कि रिलेशन कैसा होता है, फिर और क्या सिखाया, आर अल्फा, आर ओमेगा, ये सब जो रिलेशंस था वो बताया। फिर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है, ये सब मैंने बताने की कोशिश की। अब कुछ भी आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे। क्वेश्चन क्या पूछ लेंगे?
मान लो ऐसा बोलेंगे कि पार्टिकल जो है, पार्टिकल का सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, नहीं सेंट्रिपिटल नहीं, पार्टिकल का ए टेंजेंशियल ऐसा दे रखा है 2t, पार्टिकल का ए टेंजेंशियल 2t, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? तो तुम बोलोगे सर ए टेंजेंशियल है मतलब वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, कांस्टेंट हो वेरिएबल हो कुछ भी हो, ए टेंजेंशियल है, अल्फा है, अगर ए टेंजेंशियल मतलब अल्फा भी है, ए टेंजेंशियल है अल्फा है मतलब वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मान लो एक इस तरह का एक्सप्रेशन दे दिया गया है, ए टेंजेंशियल इक्वल्स टू 2t, और क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि फाइंड द एंगल मेड बाय, इस तरह क्वेश्चन आपको मिलेंगे, फाइंड द एंगल मेड बाय net acceleration and centripetal acceleration at t equals to 2 सेकेंड। ठीक है, फाइंड द एंगल मेड बाय नेट एक्सेलरेशन एंड सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन एट 2 सेकेंड। अब बोलोगे सर ये तो समझ में नहीं आ रहा है, क्वेश्चन में तो आपने सिर्फ ए टेंजेंशियल दिया है, ए नेट तो आपने दिया ही नहीं और ए सेंट्रिपेटल भी दिया नहीं, आपको पता है कैसे। अब ध्यान से देखना, अब जिसको बेसिक डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा ना उसके लिए क्वेश्चन कुछ नहीं, कैसे वो कैसे अप्रोच करेगा। ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है वो है वेरिएबल। अब अगर ये वेरिएबल है तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ए टेंजेंशियल को ये लिख सकते हैं क्या, डी अपॉन वी टेंजेंशियल अपॉन डी टी इक्वल्स टू 2t, बिल्कुल सर लिख सकते हैं। तो डी वी टेंजेंशियल इक्वल्स टू 2t dt, ये भी लिखा जा सकता है सर, बिल्कुल सही। अब कभी भी अगर ऐसा कुछ फंसता था तो इंटीग्रेशन करना पड़ता था क्या, हाँ सर कर लो इंटीग्रेशन, यहाँ पे इंटीग्रेशन कर लो, यहाँ पर भी इंटीग्रेशन कर लो। अच्छा ऐसा बोला है कि पार्टिकल ने रेस्ट से स्टार्ट किया तो ये जीरो आ गया, ठीक है, t इक्वल्स टू 0 पर ये जीरो आ गया, और अपने को क्या जानना है, टाइम t सेकंड है। मान लो मैं जनरल किसी t पर फाइंड कर लेता हूँ, किसी भी जनरल टाइम t पर v टेंजेंशियल क्या होगा वो फाइंड कर लेते हैं। dvt का जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो vt आ जाएगा, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट vt 2, t dt का इंटीग्रेशन करोगे तो t स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, लोअर लिमिट 0 और ये t, 2 से 2 गायब हो गया, तो v टेंजेंशियल का वैल्यू जो है वो t स्क्वायर आ गया क्या। अब इसको याद रखना है, ये फॉर्मेट याद रखना है कि कभी भी अगर ए टेंजेंशियल गिवन है, ए टेंजेंशियल अगर कभी, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे काइनेमेटिक्स में अपन ने वेरिएबल एक्सेलरेशन के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, बिल्कुल वैसा ही है। v टेंजेंशियल यहाँ पर t स्क्वायर है, अगर v टेंजेंशियल यहाँ पर t स्क्वायर है तो अपन क्या बोलेंगे, v टेंजेंशियल t स्क्वायर है, बिल्कुल सर समझ में आ गया। जैसे ही v टेंजेंशियल मिल गया, सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन क्या होता था सर, सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन जो है इसका रेडियस मान लो कितना है, रेडियस 1 मीटर का क्वेश्चन में गिवन है, कुछ नहीं मेंशन तो 1 मीटर ले लेते हैं। ए सेंट्रिपेटल होता है v स्क्वायर अपॉन r, v टेंजेंशियल का स्क्वायर अपॉन r। तो सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन जो है इसका जब स्क्वायर करोगे तो t टू पावर 4 रेडियस 1 हो गया क्या, ए टेंजेंशियल मिल गया, ए सेंट्रिपेटल मिल गया, तो नेट एक्सेलरेशन भी तो मिल जाएगा। अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन टैंजेंट की तरफ है और ये रेडियस की तरफ है, तो दोनों में एंगल जो होगा वो हमेशा क्या होगा, दोनों में जो एंगल है वो हमेशा 90 डिग्री होने वाला है। अच्छा अब ए टेंजेंशियल अगर आप फाइंड, अब मेरे को डायरेक्शन कौन सा एंगल फाइंड करना था, मेरे को ये एंगल फाइंड करना था, एंगल बिटवीन सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन एंड ए नेट, मान लो ये अल्फा है, तो अगर इस ट्राइंगल में मैं tan अल्फा लिखूंगा तो tan अल्फा को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये मेरे पास a टेंजेंशियल है और ये मेरे पास a सेंट्रिपेटल है, तो tan अल्फा को मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, a टेंजेंशियल डिवाइडेड बाय a सेंट्रिपेटल। ये सब वेक्टर्स में मैंने आपको सिखाया था, ये ट्राइंगल देखो, ये ट्राइंगल ध्यान से देखोगे तो अगर ये अल्फा फाइंड करें, tan अल्फा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस होता है, परपेंडिकुलर का मैग्नीट्यूड क्या है, a टेंजेंशियल के बराबर, तो tan अल्फा अगर आप फाइंड करोगे तो tan अल्फा a टेंजेंशियल का वैल्यू कितना है, तो a टेंजेंशियल का वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ t, a सेंट्रिपेटल कितना है तो t टाइम्स ऑफ 4, ये एक हो गया और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यूब। मतलब मेरे पास किसी भी इंस्टेंट का जो tan अल्फा का वैल्यू आ रहा है, किसी भी इंस्टेंट का जो tan अल्फा का वैल्यू है वो क्या है, 2 डिवाइडेड बाई टी का क्यूब है क्या। अपने को कब जानना है, अपने को 2 सेकेंड्स में जानना था, तो tan अल्फा जो रिक्वायर्ड है 2 डिवाइडेड बाई 8, टी के प्लेस में 2 रख दो, तो अल्फा जो है वो tan इनवर्स 1/4 आ गया क्या। ये मेरा क्वेश्चन का आंसर, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे। और क्या कैलकुलेट कर सकते हो सर, आप ए नेट का भी तो मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हो। मान लो आपसे पूछा गया होता फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए नेट,
ए नेट जो होगा अगर उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है तो वो क्या है, ए सेंट्रिपिटल का स्क्वायर प्लस ए टेंजेंशियल का स्क्वायर। ऐसा क्यों लिख दिया सर, क्योंकि दो वेक्टर्स थे जिनके बीच का वेक्टर एंगल कितना है, 90 डिग्री का है। सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम का सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन जो है वो कितना आया था, वो आया था टी टू पावर 4, टी टू पावर 4 आया था ना, टी टू पावर 4 उसका स्क्वायर प्लस सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन किसी भी इंस्टेंट पर जो आया था वो था 2t उसका स्क्वायर। ठीक है, तो ये अब कब कैलकुलेट कर रहे हैं, फॉर t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, फॉर t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। तो t टू पावर 4, t टू पावर 4 कितना होता है, 8 इंटू 16, तो 16 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, सॉल्व कर लो। 16 का स्क्वायर 256 होता है और ये 4 का स्क्वायर होता है 16, तो टोटल करने पर कितना आ जाएगा, 66 272 मीटर रूट में आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। अभी क्वेश्चंस तभी सॉल्व कर पाओगे जब बेसिक्स अच्छे से याद होंगे। तो आज का लेक्चर कुछ भी हो जाए, मर जाओ जी जाओ कुछ भी हो जाओ, लेकिन याद कर लेना, ठीक है भाई साहब। चलिए इतना ही रहने देते हैं आज।